नमस्कार। आज हम साहित्य के पन्नों से एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे आज के समाज का, आप कह सकते हैं, एक ज़रूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाला आईना दिखाती है। बिल्कुल। आज हम चित्रा मुद्गल जी के बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास विलासिता का भूगोल, इसकी गहराइयों में उतरेंगे। और ये जो हमारी बातचीत है, ये आधारित है उन तमाम साहित्यिक समीक्षाओं और जो पाठकों के विश्लेषण हैं जिन्होंने उपन्यास के अलग अलग पहलुओं को सामने रखा है। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को एक सरल और दिलचस्प ढंग से पेश किया जाए। हाँ, मतलब इस चर्चा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये उपन्यास आधुनिक भारत की उस सच्चाई को दिखाता है जहाँ एक तरफ तो आसमान छूती विलासिता है और ठीक उसी के साये में गहराता संघर्ष और शोषण भी पनप रहा है। हम इस उपन्यास में जो भूगोल है उसकी जटिल परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसी शीर्षक को पकड़ते हैं, विलासिता का भूगोल। सुनने में ही कितना सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ किसी नक्शे या जगह की बात तो नहीं लग रही। आपने सही पकड़ा। ये महज कोई फिजिकल जगहों का भूगोल नहीं है कि भाई यहाँ अमीर रहते हैं और वहाँ गरीब। उससे कहीं ज्यादा ये उस सामाजिक, आर्थिक और कह सकते हैं कि मानसिक विभाजन का भूगोल है। अच्छा। हाँ, जो एक ही शहर, एक ही जमीन पर दो बिल्कुल अलग समानांतर दुनियाएं बना देता है और अक्सर एक दुनिया दूसरी की कीमत पर ही फलती फूलती है। यानी ये एक तरह से उस मानसिकता का भी नक्शा है जो इस बंटवारे को ना सिर्फ स्वीकार करती है बल्कि शायद बनाए भी रखती है। बिल्कुल। और जैसा कि सूत्र बताते हैं, ये उपन्यास महज एक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये पूंजीवाद और ये जो बढ़ता उपभोक्तावाद है और हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानता, उस पर एक तीखा कटाक्ष भी है। सही कहा, एक सटायर की तरह। तो चलिए इस कहानी के भूगोल में उतरते हैं जरा। कहानी का केंद्र है दिल्ली, देश की राजधानी, और उपन्यास शहर का एक दोहरा चेहरा दिखाता है, बहुत साफ तौर पर। दोहरा चेहरा कैसे? एक तरफ है आलीशान शॉपिंग मॉल, गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी गाड़ियों का रेला, बड़े फार्म हाउसों में होती पार्टियां। ये सब उस विलासिता के प्रतीक हैं जिसका शीर्षक में जिक्र है। चमक दमक। हाँ, और दूसरी तरफ अक्सर इन्हीं चमचमाती इमारतों के पीछे या उनसे थोड़ी ही दूरी पर सिमटी हुई झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियां हैं, जहां बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, गंदगी है और हवा में हर वक्त एक संघर्ष की, एक हाड़तोड़ मेहनत की गंध महसूस होती है। उपन्यास इन दो तस्वीरों को एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखकर एक गहरा विरोधाभास रचता है। और इसी विरोधाभासी दुनिया के बीच कहानी का मुख्य पात्र है कमलेश। हाँ, कमलेश। वो एक राष्ट्रीय अखबार में काम करने वाला पत्रकार है, मध्यम वर्ग से आता है और उसकी अपनी जिंदगी भी जैसे इन दो पाटों के बीच पिसती हुई सी लगती है। यहाँ के बीच रोज ले जाता है ना। बिल्कुल। दिन में वो बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स कवर करता है, अमीरों की पेशतरी पार्टियां, नए खुलते मॉल्स की भव्यता, मतलब विलासिता की रिपोर्टिंग। और शाम को वो लौटता है अपनी साधारण सी कॉलोनी में, जहां शायद बिजली भी चली जाए या पानी वक्त पर ना आए। ये रोज का जो अनुभव है, उपन्यास धीरे धीरे दिखाता है कि ये उसे कैसे प्रभावित करता है। पाठक कमलेश की नजरों से ही शहर के इस भूगोल के तीखेपन को महसूस करता है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे एक पंचतारा होटल में एक रात का खर्च शायद किसी मजदूर परिवार की महीनों की कमाई से भी ज्यादा हो। सोचिए जरा, एक तरफ हजारों रुपए की शॉपिंग, दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। ये जो कंट्रास्ट है, ये असमानता उपन्यास में परत दर परत उधेड़ी गई है। लेकिन क्या कमलेश शुरू से ही इस विभाजन को लेकर बहुत बेचैन है या वो भी सिस्टम का एक पुर्जा बनकर रह गया है? देखिए, शुरुआत में कमलेश कुछ हद तक उदासीन सा दिखता है, जैसे उसने इसे शहर की सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया हो। अच्छा। यहीं पर उसकी पत्नी सुनीता का किरदार बहुत अहम हो जाता है। सुनीता एक स्कूल टीचर है और वो इस चमक धमक वाली दुनिया को शुरू से ही शक और थोड़ी कड़वाहट से देखती है। हाँ, समीक्षाओं में उसके एक संवाद का जिक्र बार बार आता है, जब वो कमलेश से कहती है, ये विलासिता सिर्फ दिखावा है कमलेश, इसकी नींव देखो, इसके नीचे लाशें दबी हैं। ये कितनी कितनी पावरफुल लाइन है। बहुत ज्यादा। और शुरुआत में कमलेश को ये बात थोड़ी अतिवादी लगती है, थोड़ी ज्यादा इमोशनल। शायद वो इसे नजरअंदाज कर देता है। हाँ, वो इसे अनसुना कर देता है। शायद इसलिए भी कि वो खुद उस व्यवस्था का हिस्सा है जो इस विलासिता को बनाए रखती है। लेकिन सुनीता का ये वाक्य, ये एक बीज की तरह उसके मन में बो दिया जाता है, जो बाद में अंकुरित होता है। तो यहाँ से कहानी किरदारों और उनके बीच के टकराव से आगे बढ़ती है और ऐसा लगता है कि हर किरदार इस भूगोल के किसी न किसी पहलू को दिखाता है।
हाँ, ये उपन्यास की एक खासियत है। किरदारों के जरिए ही लेखिका ने इस जटिल सामाजिक आर्थिक ताने बाने को बुना है। एक तरफ है विकास मेहरा, रियल एस्टेट वाला। हाँ, बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर, मॉल और लग्जरी अपार्टमेंट बनाता है। वो विलासिता का निर्माता है, उसका प्रतीक है। लेकिन साथ ही वो उस निर्मम पूंजीवादी सोच का भी प्रतिनिधि है, जो सिर्फ मुनाफा देखती है, इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। और उसके तौर तरीके भी वैसे ही हैं, मतलब अपने मतलब के लिए कुछ भी। जी हाँ, वो सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर है। ब्यूरोक्रेट्स, नेता, यहाँ तक कि मीडिया को भी मैनेज करना जानता है। अच्छा। वो कमलेश को भी अपने नए प्रोजेक्ट के पक्ष में खबर लिखने के लिए बड़ी रिश्वत ऑफर करता है। ये दिखाता है कि कैसे ये भूगोल सिर्फ जमीन पर नहीं, नैतिकता के स्तर पर भी विभाजन पैदा करता है। और इस भूगोल के दूसरे छोर पे कौन है? विकास मेहरा की दुनिया के बिल्कुल उलट। दूसरे छोर पर है लच्छी। वो उसी झुग्गी बस्ती के रहने वाली एक मजदूर औरत है, जो शायद मेहरा जैसे बिल्डरों के लिए ही काम करती है। बिल्कुल उन्हीं की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है। वो उस अनदेखे अनजाने श्रम का प्रतीक है जिस पर ये आलीशान इमारतें खड़ी होती हैं। वो उस शोषण का जीता जागता चेहरा है जो इस विलासिता की कीमत चुकाता है। और उसका बेटा भी है, बुधिया, सिर्फ 10 साल का, और वो भी मजदूरी करता है। हाँ, बुधिया का किरदार बाल मजदूरी की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है जो विकास की चकाचौंध में अक्सर छिप जाती है। लच्छी का सपना है कि उसका बेटा पढ़े, स्कूल जाए, इस मजदूरी के दलदल से निकले, लेकिन वो उसे ऐसा करने नहीं देती। हाँ, हालात उसे ऐसा करने नहीं देते। बुधिया उसी साइट पर ईंटें ढोने को मजबूर है जहां शायद उसकी मां काम करती है। ये इस भूगोल का एक और दुखद, दिल दहला देने वाला पहलू है। तो कहानी का जो मुख्य टकराव है वो शायद इन्हीं दो दुनियाओं के बीच है, विकास मेहरा की दुनिया और लच्छी की दुनिया। बिल्कुल। कहानी में तनाव तब तेज होता है जब विकास मेहरा अपना सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, पैराडाइज टावर। पैराडाइज टावर, नाम भी कैसा है। हाँ, एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और विडंबना देखिए, इसके लिए उसे उसी जमीन की जरूरत है जहां लच्छी और उसके जैसे सैकड़ों गरीब मजदूरों की बस्ती बसी हुई है। ओह। तो जाहिर है बस्ती वाले अपनी जमीन, अपने घर क्यों छोड़ेंगे? उनका विरोध तो होगा ही। वो विरोध करते हैं, अपनी जड़ों को, अपने छोटे से आशियाने को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, पैसे, पावर और प्रशासन के गठजोड़ के सामने उनकी आवाज दब जाती है। कैसे? पुलिस और बिल्डर के गुंडों का इस्तेमाल करके उनके विरोध को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। और कमलेश कहाँ है सब में? एक पत्रकार के तौर पर वो क्या कर रहा है? यही कहानी में कमलेश का असली द्वंद्व शुरू होता है। और विडंबना ये है कि उसके अखबार का एडिटर उसे ही इस पैराडाइज टावर प्रोजेक्ट को कवर करने की जिम्मेदारी सौंपता है। अच्छा, उसी को। हाँ, उसे विकास मेहती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है। उसकी दी हुई आलिशान पार्टियों में शिरकत करनी पड़ती है जहां बड़े बड़े लोग, नेता, अफसर सब जमा होते हैं। यानी वो एक ही वक्त में शोषक और शोषित दोनों की दुनियाओं के बीच खड़ा है। ये तो उसके लिए बहुत मुश्किल स्थिति होगी। हाँ, और यही उसकी नैतिक कश्मकश को गहराता है। एक तरफ अखबार का दबाव, अपनी नौकरी बचाने की चिंता, शायद कहीं ना कहीं उस चमकीली दुनिया का आकर्षण भी। और दूसरी तरफ जब वो रिपोर्टिंग के लिए बस्ती जाता है और लच्छी से मिलता है, तो उसकी कहानी, उसकी बेबसी, उसका दर्द उसे अंदर तक हिला देता है। लच्छी उसे क्या बताती है, कुछ खास? वो बताती है कि कैसे कुछ साल पहले उसका पति भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हादसे में मारा गया था। कोई मुआवजा तक ठीक से नहीं मिला। वो अब अकेले अपने बेटे बुधिया को पाल रही है। और फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो कमलेश के जहन में अटक जाती है। क्या? वो कहती, साहब, ये बड़ी बड़ी इमारतें हमारी जमीन पर बन रही हैं, हमारे पसीने से बन रही हैं, लेकिन जब ये बन जाएंगी तो हमें इनके पास फटकने भी नहीं दिया जाएगा। इनमें हमारे लिए तो एक कोठरी की भी जगह नहीं होगी। ये बात तो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या यहीं से कमलेश का नजरिया बदलना शुरू होता है? ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लच्छी के शब्द उसे बेचैन कर देते हैं। उसे अपनी पत्नी सुनीता की कई बातें याद आने लगती हैं। लेकिन कहानी में असली और निर्णायक मोड़ तब आता है जब वो एक भयानक त्रासदी का गवाह बनता है। क्या होता है? कोई हादसा? हाँ, उसी पैराडाइज टावर की कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां सुरक्षा मानकों की बिल्कुल अनदेखी की जा रही थी, मजदूरों के रहने के लिए बनी कच्ची दीवार या शेड गिर जाता है। कई मजदूर उसमें दबकर मर जाते हैं। हे भगवान! और क्या बुधिया भी उसमें? हाँ, मरने वालों में लच्छी का 10 साल का बेटा बुधिया भी शामिल होता है। ओ नहीं, ये तो बहुत ही भयानक है। इस हादसे के बाद क्या होता है? क्या सच सामने आ पाता है? यहीं पर सिस्टम का असली क्रूर चेहरा पूरी तरह बेनकाब होता है। खबर को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है।
विकास मेहरा? हाँ, विकास मेहरा अपने पैसे और ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल करके पुलिस, प्रशासन सबको साथ लेता है। मामले को रफा दफा करने की पूरी तैयारी हो जाती है। और मीडिया? कमलेश का अखबार क्या करता है? कमलेश पर उसके एडिटर और अखबार के मालिक की तरफ से जबरदस्त दबाव डाला जाता है कि वो खबर को इस तरह से लिखे जिससे लगे कि हादसा मजदूरों की अपनी लापरवाही या आपसी झगड़े की वजह से हुआ। ताकि बिल्डर बच जाए। हाँ, ताकि बिल्डर यानी विकास मेहरा पर कोई आंच न आए। ये मुख्य धारा मीडिया के उस दबाव और समझौते को दिखाता है जिसका जिक्र समीक्षाओं में भी मिलता है। यानी कमलेश के सामने अब एक सीधी चुनौती है, या तो वो सच का गला घोट दे और अपनी नौकरी बचा ले, या फिर वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। बुधिया की मौत, लच्छी का बिखरा हुआ चेहरा, सुनीता की चेतावनी भरी आंखें, ये सब मिलकर कमलेश को अंदर से तोड़ देते हैं। वो अब और चुप नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है? वो फैसला करता है कि वो सच को सामने लाकर रहेगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। लेकिन करेगा कैसे? उसका अपना अखबार तो खबर छापने से रहा। वो एक बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। वो चुपके से एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। स्टिंग ऑपरेशन? किसका? वो विकास मेहरा और एक प्रभावशाली भ्रष्ट नेता के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लेता है। इस बातचीत में वो साफ तौर पर मान रहे हैं कि हादसा लापरवाही से हुआ था और अब कैसे पूरे मामले पर लीपापोती करनी है, मुआवजे के नाम पर मजदूरों को बहलाना है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। फिर क्या कमलेश इसे अपने अखबार में छपवा पाता है? नहीं, जब वो ये टेप अपने अखबार के मालिक को सुनाता है तो मालिक उसे छापने से साफ मना कर देता है। कहता है कि उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट विकास मेहरा जैसे लोगों से जुड़े हुए हैं। वो कमलेश को धमकाता भी है। तो कमलेश के लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए। लगभग। मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहीं पर कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार आता है, राधिका। राधिका? ये कौन है? राधिका एक युवा, तेज तर्रार और आदर्शवादी स्वतंत्र पत्रकार हैं। वो एक छोटा सा लेकिन असरदार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चलाती है और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के दबाव से काफी हद तक मुक्त है। अच्छा, तो कमलेश राधिका की मदद लेता है। हाँ, वो राधिका से मिलता है, उसे पूरी कहानी बताता है और स्टिंग ऑपरेशन का सबूत सौंप देता है। राधिका, जो खुद ऐसी ही जनपक्षधर पत्रकारिता में विश्वास रखती है, बिना किसी डर या दबाव के उस स्टिंग ऑपरेशन की पूरी खबर अपने पोर्टल पर ब्रेक कर देती है। और फिर जाहिर है ऑनलाइन दुनिया में खबर तेजी से फैली होगी। बिल्कुल, वो खबर आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पर, दूसरे स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हंगामा मचाता है। हैशटैग चलने लगते हैं। लोगों में गुस्सा फूटा होगा। जबरदस्त गुस्सा, आम लोगों में, सिविल सोसाइटी में, विकास मेहरा और इस पूरे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक अकेली चिंगारी, एक स्वतंत्र आवाज पूरे माहौल को बदल सकती है। हाँ, और इस खुलासे से बस्ती के लोगों और बाकी मजदूरों को भी हिम्मत मिलती है। वो अब चुप नहीं बैठते, वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं। किस लिए? न्याय के लिए? न्याय की मांग के लिए, मुआवजे की मांग के लिए और सबसे बढ़ के अपने छीने गए सम्मान की मांग के लिए। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? लच्छी। वो लच्छी जो अब तक सिर्फ एक बेबस शोषित मजदूर थी, अपने बेटे को खोने के बाद अब एक संघर्षशील नेता बन चुकी है। उसका व्यक्तिगत दुख अब एक सामूहिक गुस्से और प्रतिरोध की आवाज में बदल गया है। प्रदर्शन में उसका कोई संवाद है जो खास तौर पर याद रह जाता है? हाँ, उसका भाषण बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली बताया गया है। समीक्षाओं में जिक्र है। वो भीड़ को संबोधित करते हुए कहती है, ये ऊंची इमारतें हमारे पसीने से खड़ी होती हैं, हमारी मेहनत इनकी नींव में है, लेकिन अब हमारे बच्चों का खून भी इनकी नींव में मिला दिया गया है। हम ये अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। कमलेश और राधिका इस आंदोलन को कैसे कवर करते हैं? वो दोनों पूरी शिद्दत से इस आंदोलन को कवर करते हैं। अपनी रिपोर्टिंग, इंटरव्यूज और लाइव अपडेट्स के जरिए वो इसे सिर्फ एक लोकल घटना नहीं रहने देते, बल्कि इसे नेशनल डिबेट का मुद्दा बना देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दबाव बना होगा? हाँ, अब उनके लिए भी इस खबर को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। चौतरफा दबाव बनता है सरकार पर, प्रशासन पर। तो क्या होता है आखिर में? जबरदस्त दबाव के चलते आखिरकार सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन और दूसरे सबूतों के आधार पर विकास मेहरा और उस भ्रष्ट नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पैराडाइज टावर का? उसका निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाता है। वाह! और बस्ती वालों को न्याय मिलता है? उन्हें उनकी जमीन वापस मिलती है। उन्हें मुआवजा देने और रहने के लिए वैकल्पिक जमीन देने का वादा किया जाता है। ये एक तरह की जीत तो है, लेकिन उपन्यास इसे किसी परिकथा की तरह हैप्पी एंडिंग के तौर पर नहीं दिखाता। मतलब ये एक अधूरी जीत है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि लच्छी खुद कहती है, जमीन मिल जाएगी शायद, घर भी बन जाए, पर मेरा बुधिया तो कभी लौट कर नहीं आएगा।
ये यथार्थ की कड़वी सच्चाई है जिसे उपन्यास नजरअंदाज नहीं करता। जीत के बावजूद नुकसान की भरपाई असंभव है। तो उपन्यास का अंत किस तरह का है? क्या कमलेश वापस अपने अखबार में चला जाता है? नहीं, उपन्यास का अंत भी यथार्थ के धरातल पर ही रहता है। कमलेश उस अखबार से इस्तीफा दे चुका है जहां सच बोलने की जगह नहीं थी। तो अब वो क्या कर रहा है? वो अब राधिका के साथ मिलकर उसके ऑनलाइन पोर्टल के लिए स्वतंत्र और जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता कर रहा है। उसे पता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें पैसा कम है, जोखिम ज्यादा है, लेकिन उसे एक आत्मिक संतोष है। और सुनीता, क्या वो कमलेश के इस फैसले में उसके साथ है? हाँ, अब सुनीता पूरी तरह से कमलेश के साथ खड़ी है, बल्कि वो दोनों मिलकर अब एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। क्या? वो बस्ती के बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाते, एक छोटा सा अनौपचारिक स्कूल खोलने की योजना बनाते हैं, ताकि कोई और बुधिया शिक्षा से वंचित रहकर मजदूरी करने पर मजबूर ना हो। ये उनकी तरफ से व्यवस्था को बदलने का एक छोटा पर महत्वपूर्ण प्रयास है। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। और लच्छी का क्या होता है? लच्छी अपने व्यक्तिगत दुख और नुकसान के साथ जीना सीख रही है। ये आसान नहीं है, लेकिन अब वो पहले वाली बेबस लच्छी नहीं है। बुधिया की मौत ने उसे बदल दिया है। वो क्या कर रही है? वो अब बस्ती की दूसरी औरतों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। उन्हें बेहतर मजदूरी, काम के दौरान सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संगठित कर रही है। वो उस निरंतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक बन जाती है जो शायद कभी खत्म नहीं होता। तो उपन्यास का अंत एक तरह से संघर्ष के जारी रहने का संकेत देता है, कोई आसान समाधान नहीं देता। हाँ, उपन्यास के आखिरी दृश्यों में से एक में कमलेश अपने पोर्टल के लिए एक लेख लिख रहा है। उस लेख का शीर्षक है विलासिता का भूगोल, और उसका सार यही है कि ये भूगोल सिर्फ चमचमाते इमारतों, फ्लाईओवरों और शॉपिंग मॉल का नक्शा नहीं है। ये उन अनगिनत, अनदेखे, अनसुने लोगों की कहानियों से बना है जो अपनी मेहनत, अपने सपनों और कभी-कभी अपनी जिंदगियों से इस विलासिता की भारी कीमत चुकाते हैं। ये उपन्यास का कितना सटीक और शक्तिशाली निचोड़ है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो विलासिता का भूगोल हमें उस आधुनिक विकास के मॉडल पर सवाल उठाने को मजबूर करता है जहां तरक्की और तबाही जैसे साथ साथ चलते दिखते हैं। बिल्कुल। चित्रा मुदगल जी ने कमलेश, लच्छी, विकास मेहरा, सुनीता, राधिका, बुधिया जैसे किरदारों के माध्यम से बड़ी बेबाकी और कलात्मकता से उस चमक के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर किया है। शोषण, अन्याय, अमानवीयता। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे भव्य इमारतों की नींव में अक्सर अनदेखे लोगों का पसीना और कभी-कभी खून भी शामिल होता है। हाँ, ये उस अदृश्य भूगोल की कहानी है जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हुए भी हम अक्सर देख नहीं पाते, या शायद देखना नहीं चाहते। शायद। ये सिर्फ दिल्ली या किसी एक शहर की कहानी नहीं लगती, बल्कि हर उस जगह की कहानी लगती है जहां विकास के नाम पर असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक यूनिवर्सल थीम है जिसे उपन्यास ने एक भारतीय परिप्रेक्ष्य ने बहुत प्रभावी ढंग से उठाया है। तो इस गहन विश्लेषण के बाद अब समय है आज की चर्चा को यहीं विराम देने का। लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये उपन्यास हमें सोचने पर विवश करता है कि विकास और प्रगति के नाम पर जो चमकदार दुनिया हमें परोसी जाती है, क्या उसकी नींव में सचमुच अनगिनत लक्ष्यों और बुधियाओं का दर्द, उनका शोषण, उनका अनदेखा श्रम छिपा हुआ है? ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या हमारे अपने शहरों में, हमारे अपने आसपास भी विलासिता के भूगोल के ऐसे अनगिनत नक्शे मौजूद हैं जिन पर हमारी नजर आमतौर पर नहीं जाती? ये सवालों पर मनन करने के निमंत्रण के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने चित्रा मुदगल के इस बेहद जरूरी और प्रासंगिक उपन्यास की परतों को समझने में मदद की होगी। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।